राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। 70 वर्षीय विमला जी सुबह की पूजा करके पूजा घर से निकलते हुए अपनी साड़ी को संभालते बाहर आती है तो उनका बेटा मनीष, माँ, मेरा हाथ रुमाल नहीं मिल रहा, कहीं देखा है क्या? माँ कुछ बोलती उससे पहले ही मनीष की पत्नी गीता हाथ रुमाल लाकर टेबल में रखते हुए कहती है, लो जी, मैंने धोकर प्रेस कर दिया है। मनीष पत्नी की तरफ देखकर कहता है, माँ, मैंने कितनी बार इस मनहूस को बोला कि मेरे सामने मत आया कर। जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ अपनी मनहूस सी शक्ल मुझे मत दिखाया कर। विमला जी कहती है, बेटा, इतना भी गुस्सा करना ठीक नहीं है। किस्मत अपने हाथ में नहीं होती, भगवान का लिखा। कब क्या हो जाए इंसान को पता नहीं। माँ, इसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। माँ, रिपोर्ट आ गई है, यह देखो। अपने बैग में से रिपोर्ट निकालकर माँ को दिखाता हुआ मनीष कहता है, माँ, तुम इससे कभी पोता पोती का सुख नहीं पाओगी और ना ही मेरा वंश आगे चलेगा। मैं कभी इस औरत के साथ रहकर पिता नहीं बन सकता। मैंने तो कितनी बार कहा माँ कि मुझे मौका दे दो, मुझे बस एक बार अनुमति दे दो कि मैं दूसरी शादी कर लूं। बेटा, मैं भी एक औरत हूँ और ऐसा कैसे कह सकती हूँ। दरवाजे के पास खड़ी गीता सब सुन रही थी। आंखों में आंसू लिए हुए किचन में चली जाती है। गीता को भी अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है, बहुत दुख होता है। वह भी चाहती थी कि माँ बने, लेकिन जब उसकी किस्मत में औलाद का सुख ही नहीं तो वह क्या करती। यह बातें विमला जी महसूस कर रही थी। वह अपने बहू के दुख को समझती थी। एक औरत होने के नाते वह कभी अपनी बहू के साथ ताना नहीं मारती थी। वह गीता को आवाज देती है, बहू, चाय लेकर आओ, अपने लिए भी ले आना। गीता अंदर से ही बोलती है, जी माँ जी, अभी लाई। गीता एक कप चाय लाकर टेबल पे रखते हुए कहती है, लो माँ जी। माँ एक ही कप चाय देखकर पूछती है, अपने लिए नहीं लाई बेटी? जा, अपने लिए भी चाय लेकर आ, और तुझे कुछ खाना हो तो नाश्ता भी ले ले। नहीं माँ, अभी भूख नहीं है। बेटी, उदास मत हुआ कर, मनीष की बातों का बुरा मत मान। भगवान जिसके ऊपर समय डालता है, जिसको दुख दिखाता है, उसकी ये दुनिया भी दुश्मन हो जाती है। तू कब तक मनीष की बातों का बुरा मानेगी? माँ, मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानती। मैं तो अपनी किस्मत पर ही रोती हूँ। जन्म देते ही मेरे माता पिता मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मेरी परवरिश मेरे चाचा चाची ने की। मेरा चाचा मुझे हमेशा परेशान करते और सताते, घर के सारे काम करवाते, पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान नहीं दिए। जब मैं ससुराल आई तो माँ के रूप में आपको पाकर बहुत खुश हुई। फिर जब कुछ ही समय के बाद पता चला कि मैं माँ नहीं बन सकती। आज मेरी शादी को 5 साल हो गए। भगवान ने मेरी किस्मत में औलाद का सुख नहीं दिया तो मुझे कितना तकलीफ होता है। क्या मेरी किस्मत में दुख ही लिखा है माँ? कभी मुझे सुख नहीं मिलेगा। मैंने सोचा था कि माँ जैसे सास मिल गई है, अब पति का भी प्यार जीत लूंगी, पति का भी दिल जीत लूंगी। पर जब मैं एक औलाद नहीं दे सकती तो इसमें मेरे पति का क्या दोष? वह मुझे क्यों प्यार करेंगे? इतनी भारी भारी बातें आज गीता बोल गई थी कि विमला जी का दिल पिघल गया। विमला जी दिल से रो पड़ी। बेटी, मैंने तुझे कभी बहू नहीं, बेटी माना है, तो इतना दुखी मत हो। समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी किस्मत में जो लिखा होता है वह तो इंसान को भोगना ही पड़ता है। लेकिन धैर्य रख मेरी बच्ची। गीता कुछ समय तक माँ के पास बैठी रही। फिर वह किचन में दोपहर के खाने की तैयारी करने चली गई। शाम हुई तो फिर मनीष आया। मनीष को अब देखते ही गीता के मन में खुशी कम, डर और घबराहट ज्यादा होती थी।
एक पति के आने पर औरत को खुशी होती है, वहीं गीता मनीष की आदतों से घबराई सी रहने लगी थी। गीता अपनी सास की वजह से ही ससुराल में टिकी हुई थी, वरना उसका पति जब से यह जान गया था कि गीता कभी भी मां नहीं बन सकती, तो वह जैसे अपनी नजरों से गिरा ही दिया था। वह उसे नौकरानी से भी बदतर व्यवहार करता था। समय बीतता गया, गीता का दुख कम नहीं हुआ। एक दिन गीता सुबह सोकर उठी तो उसने देखा कि आज तो सुबह 8 बज गया है। ऐसा लग रहा था कि उसके खाने में किसी ने कुछ नींद की दवाइयां मिला दी है। गीता सुबह 6 बजे उठ जाया करती थी। जब वह कमरे से बाहर आई तो सारे कमरों की लाइट बंद थी। घर में सन्नाटा, कोई नहीं था। गीता ने मनीष को कई बार फोन किया, लेकिन मनीष उसका फोन नहीं उठाया। तो गीता नहा धोकर पूजा की थाली लेकर पास के मंदिर की तरफ चली गई। मंदिर में पहुंचते ही गीता ने जो देखा, मानो उसकी दुनिया उजड़ गई हो। उसके पैरों तले जमीन सरक गई। उसके हाथ से पूजा की थाली वहीं गिर गई। वहीं पर उसकी सासू माँ बैठी हुई थी। उसका पति मनीष किसी लड़की से शादी कर रहा था। गीता लड़खड़ाते हुए कदमों से, हांफते हुए दिल से सास के पास पहुंच गई। माँ जी, यह क्या हो रहा है? आपने भी मुझे नहीं बताया कि आपके बेटे की शादी हो रही है। इतना बड़ा धोखा। विमला जी की आंखों में प्रायश्चित के भाव नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा, बहू, मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। मनीष के चलते। मनीष ने मुझे मजबूर किया, तभी मैं इस मंदिर तक आई हूँ। जब मनीष की नजर पड़ी कि गीता भी आ गई है, तो मनीष ने कहा, माँ, इस मनहूस को किसने बुलाया है? यहाँ क्यों आई है? इसे बोल दो, यह अभी के अभी यहाँ से चली जाए। विमला जी ने गीता को बुलाकर कहा, बहू, तू घर चली जा। हम लोग जल्दी ही यह कार्यक्रम खत्म करके आते हैं। गीता मंदिर से घर चली जाती है। शादी संपन्न ही हो गई थी, इसीलिए करीब 1.5 घंटे के बाद मनीष अपनी पत्नी रितिका को लेकर घर पहुंच जाता है। माँ जी गृह प्रवेश की रीति रिवाजों को पूरा करती है। मनीष गीता को आवाज देकर कहता है, अरे ओ मनहूस, कहाँ मर गई? जा मेरा कमरा साफ कर दे और मेरे कमरे से अपना सारा सामान निकालकर बाहर कर दे। गीता रोते हुए अपने कमरे को खाली कर देती है। मनीष फिर से आवाज देता है, मेरे बेड को फूलों से सजा दे, और हाँ, मेरे कमरे में नजर मत डालना, और अब आज के बाद कभी भी तू मेरे कमरे में मत आना। गीता बहुत रो रही थी। इतने आंसू बह रहे थे कि उसकी आंखों के सामने धुंधला दिखाई दे रहा था। फिर भी गीता आंसुओं को पोंछकर अपनी सौतन के लिए पति का शेष सजा दिया, फूलों से भर दिया। अलमारी से अपना सारा कपड़ा निकाल कर अपने सास के कमरे में रख दिया। अपने सोने के लिए सास के कमरे में एक चटाई बिछा दिया। यह सब देख बिमला जी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह बेचारी करती भी क्या। मनीष और रितिका अपने कमरे में खुशियां से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। इधर गीता अपने सास के कमरे में चटाई में पड़ी हुई आंसू बहा रही अपनी किस्मत को रो रही थी। मनीष ने गीता से कह दिया, अब तुझे इस घर में रहना है तो ठीक, नहीं अपना सामान उठा चली जा। यदि रहेगी तो इस घर के सारे काम तू करेगी, एक नौकरानी की तरह। बस इससे ज्यादा तेरी हैसियत कुछ और नहीं है। गीता ने बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आखिर जाऊंगी तो कहाँ? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे चाचा के पास गई तो वह मेरी चाची भी मुझे किसी शराबी के हाथ बेच देगी। माँ जी, मुझे इस घर में पड़ी रहने दो। अपने चरणों में मैं आपकी सेवा करूंगी, नौकरानी बन के रहे आऊंगी। गीता ने
दो रोटी और सर छुपाने की जगह पाने के लिए अपने आप को नौकरानी की जगह उस घर में समर्पित कर दिया। गीता उस घर का काम सुबह से शाम तक करती। रितिका उस घर में रानी की तरह रहने लगी थी। मनीष भी उसके प्रेम और सुंदरता में पागल था। देखने में रितिका बहुत ही खूबसूरत थी। वह घर का कोई काम नहीं करती। उसे एक गिलास पानी भी चाहिए तो गीता को आवाज देती, कहाँ मर गई, मुझे एक गिलास पानी लाकर दे। गीता सारा काम छोड़कर रितिका के लिए पानी लेकर जाती। उसे प्यास ना होती तो भी उसे काम में उलझाए रहने के लिए वह उसे आवाज देती रहती। एक दिन तो हद हो गई। सुबह सुबह रितिका गीता को आवाज देकर कहती है, मेरे कमरे का बाथरूम बहुत गंदा हो गया है, साफ कर दे। गीता ने कहा, मैं अभी किचन का काम कर रही हूँ, अभी उनके लिए टिफिन बनाया है, माँ जी के लिए दलिया बनानी है और माँ जी की दवाइयाँ भी देनी है। तो रितिका गुस्से में आकर गीता का हाथ पकड़कर मोड़ दिया और कहने लगी, मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश मत करना। जा, पहले मेरे कमरे का बाथरूम साफ कर, फिर बाद में उस बुढ़िया की सेवा करना। गीता इतना तो समझ गई थी कि यह ना तो मनीष की हो सकती और ना ही माँ जी की। वह उसके कमरे का बाथरूम साफ करने लगी। अभी तक माँ को ना तो सुबह की दवाइयाँ मिली थी और ना ही नाश्ता। मनीष कहीं काम से बाहर गया था। जब वापिस आया, माँ ने कहा, बेटा मेरी गोली तो पकड़ा, आज गीता का पता नहीं, वह आज सुबह की दवा भी नहीं देने आई। तो मनीष जोर से चिल्लाया, अरे वो पनौती कहाँ मर गई, कम से कम माँ की तो सेवा कर दिया कर। उसके कमरे से निकलती हुई गीता आकर कहने लगी, मैं दवाइयाँ देने ही वाली थी, रितिका ने मुझे जबरदस्ती अपने कमरे की सफाई में लगा दिया था। रितिका मुंह बनाकर कहती है, मनीष यह कैसे झूठ बोल रही है, मैं खुद अपने कमरे की सफाई की और मैंने इसे कहा भी, तू किचन का काम कर ले, माँ की दवाइयाँ दे दे। और फिर मनीष भी आते होंगे, उनके लिए भी तो खाना तैयार करना है। लेकिन इसने साफ मना कर दिया कि मेरा है ही क्या इस घर में, मैं अपनी मर्जी से काम करूंगी। मनीष रितिका की बात सुनकर उससे कुछ पूछा भी नहीं और गीता के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। गीता गाल पकड़कर रोने लगी और किचन में चली गई। रितिका भी सुसकते हुए कमरे में गई और मनीष के कान भरने लगी। रितिका को तो मनीष कभी एक शब्द भी कुछ नहीं कहता था, उसकी सारी बात मान लेता था। रितिका को आए हुए 2 महीने हो गया था, उसने अभी तक किचन में पैर भी नहीं रखा। गीता को ही आवाज देकर अपने मन पसंद का काम करवाया करती थी। उसे जो खाना होता था गीता को ऑर्डर दिया करती थी। गीता माँ की पसंद, माँ की दवाइयाँ, मनीष का खाना, मनीष का कपड़ा, मनीष का टिफिन, यहाँ तक कि रितिका के पसंद का भी खाना, पूरा दिन घर के काम में व्यस्त रहती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। उसका शरीर कमजोर सा लगने लगा था। वह एक दिन माँ जी के कहने पर खीर बनाई। खीर इतनी अच्छी थी कि सब लोगों ने खूब खाया। रितिका भी प्लेट चाट चाट कर खीर खाई, कई कटोरी मंगवा कर। फिर उसे दूसरे दिन सुबह ही उल्टी जैसे होने लगा तो वह गीता के ऊपर इल्जाम लगा दी, कल इसने मुझे खीर खिलाया था, मुझे तो लग रहा है कि मेरी खीर में इसने जहर मिला दिया है ताकि यह इस घर में आराम से रह सके। यह सुनकर मनीष गीता के गालों पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिया और बोला, यदि मेरी रितिका को कुछ हुआ तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़कर रख दूंगा और तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वह रितिका को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बोले कि घबराने की कोई बात नहीं है, यह माँ बनने वाली है। यह सुनकर तो मनीष की खुशियों का ठिकाना ना रहा। वह
रितिका को संभालकर घर ले आया। माँ से बताया। आखिर पोता पोती आने वाला था तो माँ भी खुश हो ही गई। और मनीष तो अब रितिका का इतना ध्यान रखने लगा कि बेड के नीचे उसका पैर पड़े तो वह अपनी हथेली रख दे। रितिका भी अब उस घर में महारानी सी बन गई है। अब तो गीता के ऊपर और भी बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। बार बार उसे आवाज देकर रितिका काम बोला करती थी। गीता अब जरा सा भी आराम नहीं करती थी। गीता 9 महीने तक पूरा इसी तरह से भाग भाग कर सास और सौतन की सेवा करती रह गई और रितिका आराम से मजे से अपने कमरे में मजे करती। और जब मनीष घर पे नहीं होता था तो वह कहती मेरा पेट दर्द हो रहा है और डॉक्टर को फोन करके बुला लेती। डॉक्टर बुर्का पहनकर आती थी और 1 घंटे 2 घंटे रितिका के कमरे का दरवाजा बंद करके चेकअप करती थी। एक दिन गीता अपनी मोबाइल रितिका के कमरे में छोड़कर आई और जब वह डॉक्टर चली गई तो गीता अपनी मोबाइल लेने पहुंच गई। रितिका ने कहा, बिना पूछे मेरे कमरे में क्यों आ गई? गीता डरते हुए बोली, जब मैं सफाई कर रही थी तो यही मेरा मोबाइल छूट गया था। बीच में डॉक्टर आ गई इसीलिए लेने में नहीं आई थी। यह कहकर वह अपनी मोबाइल उठाई ही थी कि रितिका ने कहा, मुझे अपना मोबाइल तो दिखाओ। तभी कमरे के अंदर मनीष आ गया और रितिका ने कुछ नहीं बोला। गीता अपनी मोबाइल लेकर चली गई। यही समय चलता रहा। जब 9वां महीना आधा हो गया तो एक दिन रितिका को बहुत तकलीफ हुई। उस समय पर माँ जी की भी तबीयत खराब थी तो माँ ने कहा, बेटा मैं तुम लोगों के साथ हॉस्पिटल नहीं आ सकती, मुझसे तो खड़ा भी नहीं होया जा रहा। ऐसा करो कि गीता को अपने साथ लेकर जाओ। मनीष गीता को मनहूस कहता था। वह अपने साथ ले जाने को तैयार तो नहीं था लेकिन मजबूरी थी। कोई एक लेडीज तो होनी चाहिए थी डिलीवरी के वक्त। इसीलिए मनीष मजबूरी में गीता को हॉस्पिटल लेकर गया। गीता को डिलीवरी वार्ड में ले गया। कुछ समय के बाद डॉक्टर ने बताया कि बेटा पैदा हुआ है। यह सुनकर तो मनीष मानो खुशियों से झूम उठा। वह डॉक्टर से कहने लगा कि जल्दी ही मुझे अपने बेटे का मुंह देखना है। डॉक्टर एक पर्ची लेकर आती है और बोली कि कुछ दवाइयां लेकर आओ। पर्ची लेकर मनीष मेडिकल में दवाइयां लेने चला जाता है और इधर गीता बाहर बैठी होती है। लेकिन जब मनीष वापिस आता है तो गीता वहां पर नहीं थी। मनीष ने इधर उधर देखा, फिर सोचा अच्छा हुआ बेटा सुनकर यह मनहूस हमारी जिंदगी से चली तो गई। कम से कम मेरे बेटे के आने के बाद इस मनहूस की परछाई तो नहीं पड़ेगी। वह मन ही मन बहुत खुश हुआ और बहुत समय तक वहीं बैठा रहा। फिर एक डॉक्टर निकली तो वह कहता है, डॉक्टर साहब अभी रितिका की जो डिलीवरी हुई है उसका बच्चा मुझे दिखाया नहीं गया। मैं रितिका का पति मनीष हूँ। डॉक्टर ने कहा, आपके बच्चे को तो बाहर ही दे दिया गया है। वह यह देख सुनकर चौंक गया। बाहर? किसे बाहर? फिर वह उस नर्स के पास गया जिसने उसे चिट देकर दवाइयों का मेडिकल में भेजी थी और कहने लगा, सिस्टर मैंने आपको अभी अभी दवाइयां लाकर दिया ना, मुझे रितिका से मिलना है और मुझे मेरे बेटे को देखना है। वह नर्स भी कहने लगी कि अभी आपका बच्चा बाहर ही तो है, उसे अंदर लेकर जाना है। कहाँ है बच्चा, लाइए। यह सुनकर मनीष घबरा सा गया कि आखिर बच्चा कहाँ है। वह बोला, मुझे मेरी पत्नी के पास लेकर चलो। सिस्टर ने जाने दिया। मनीष रितिका के पास गया तो रितिका पूछी, हमारा बच्चा कहाँ है? मनीष ने कहा, मुझे क्या पता, मैं तो अभी दवाइयां लेकर आया हूँ। रितिका यह सुनकर चिल्लाने लगी, रोने लगी, मेरा बच्चा तुमने किसे दे दिया? कहाँ है मेरा बच्चा? मनीष जब बाहर आया
तो एक सिस्टर ने बताया कि यहाँ पर एक औरत बैठी थी, वही बच्चे को ली थी। मनीष समझ गया कि गीता मेरे बच्चे को लेकर भाग गई है। वह गीता को फोन लगाने लगा, लेकिन उसने मनीष का फोन नहीं उठाया। वह बहुत परेशान हुआ, इधर उधर ढूंढने लगा। अपनी माँ को फोन करके बता दिया, माँ, गीता मेरे बच्चे को लेकर भाग गई है। वह कहीं मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत ना कर बैठे। माँ ने कहा, बेटा, इतना तो तू सोच, गीता बच्चे के साथ कुछ बुरा नहीं करेगी, भले ही वह बच्चे को लेकर कहीं चली गई है। मनीष बच्चे से मिलने के लिए तड़प उठा, परेशान हो गया, लेकिन कहीं उसका बच्चा नहीं मिला और ना ही गीता। पूरे हॉस्पिटल में इधर उधर कोना कोना ढूंढ डाला। पूरा हॉस्पिटल चिल्ला चिल्ला कर सर पर उठा लिया। डॉक्टर और नर्स उससे परेशान हो गए। इधर रितिका भी मनीष को खूब उल्टा सीधा सुनाने लगी। बदतमीजी के साथ मनीष को गालियां देने लगी। तुम्हारी पत्नी मेरे बच्चे को कहाँ लेकर गई थी? उसके इस तरह से पूरे हॉस्पिटल में गाली देने की वजह से इतने लोग सुन रहे थे। मनीष को भी बुरा लगा। मनीष ने कहा, इसमें मेरी गलती नहीं है, फिर भी तुम मुझे इतनी गालियां सुना रही हो। रितिका तो बोल रही थी, अगर मैं उठ के मारने लायक होती तो तुम्हें नहीं छोड़ती। तुम मेरा बच्चा अभी ढूंढ कर लाओ। आज रितिका की इस तरह बदतमीजी भरी बात को सुनकर मनीष को मन ही मन में बहुत अपमान लग रहा था, लेकिन सवाल बच्चे का था। वह उसे ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। वह भी सोच रहा था कि अभी अभी इसने बच्चे को जन्म दिया है और कोई माँ अपने बच्चे को इस तरह से खोकर अपने काबू में कैसे रह सकती है। इसीलिए वह रितिका को ज्यादा कुछ नहीं कह पाया। पूरा दिन ढूंढता रह गया। जब रात हो गई तो उसके फोन में घंटी बजी। उसने देखा तो वह फोन गीता का था। उसने तुरंत फोन उठाया और बोला, गीता, फोन मत कट करना, मुझे बताओ तुम कहाँ हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे बच्चे को उठाकर ले गई? उधर से गीता ने कहा, तुम मेरे चाची के घर आ जाओ, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी। मनीष गुस्से से गीता के पास पहुंच गया। जब वह उसके घर पहुंचा तो देखा बच्चे को गीता सुला दी थी, वहीं उसके दूध की बोतल भी थी। ऐसा लग रहा था कि बच्चा पेट भर दूध पी के सोया हुआ है। मनीष अपने बच्चे को देखा और लपक कर उसे उठाने लगा तो गीता कहने लगी, सोया हुआ है, इसे जगाओ मत, मेरी बात सुनो। लेकिन मनीष गुस्से से बोला, मैं तो तुम्हें जेल करवा कर ही रहूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे बच्चे को चुराया। वह उसे मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि गीता उसका हाथ पकड़ ली और बोली, पहले तुम मेरी बात तो सुनो। मनीष उसकी बात 1 मिनट के लिए सहम गया तो वह बताने लगी, मनीष, अब मैं जो कहने जा रही हूँ तुम उसे ध्यान से सुनो, शायद तुम सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मनीष ने कहा, पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ, तुम बच्चे को क्यों चुराई? तो गीता ने बोला, मैं बच्चे को चुराई नहीं हूँ, मैं बच्चे को बचाई हूँ। तुम जब घर पर नहीं रहा करते थे तो तुम्हारी पत्नी रितिका एक डॉक्टर को बुलाया करती थी। जो डॉक्टर हमेशा बुर्के में रितिका के कमरे में आती थी, वह देखने में कहीं से भी औरत नहीं लगती थी। मैंने कई बार उसके हाथ पैर देखे, वह पूरा मर्दाना चाल में हुआ करती थी। और फिर तुम्हारे जाने के बाद 2 घंटे 1.5 घंटे वह रितिका के कमरे में रहती थी। मुझे दोनों पर शक हुआ तो एक दिन मैं अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करके रितिका के कमरे में छोड़ दिया और बाहर चली आई। मोबाइल उसके कमरे में है ऐसा कुछ रितिका को पता नहीं था। इसीलिए वह डॉक्टर जब कमरे में गया और अपना बुर्का निकाला, फिर रितिका से कहने लगा, रितिका, यह शादी एक साजिश है, तुम कहीं मनीष को अपना ना समझ बैठना। रितिका ने बोला, अरे मैं तो उसे कब का मार देती, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं मिल रहा है। वैसे भी अब तक मैंने
घर के सारे जेवर, पैसे और प्रॉपर्टी के पेपर सब कुछ अपने हाथ में कर लिया है। बस पता नहीं कहां से मेरी कोख में यह बच्चा आ गया है। तो उस डॉक्टर ने बोला, इस बच्चे को तुम जल्दी से जल्दी मार दो। रितिका ने बोला, कैसे मार दूं? 5वां महीना चल रहा है, मेरी जान को भी खतरा है और हर वक्त मेरे सिर पर मनीष बैठा रहता है। वह इस बच्चे को अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता है। तो उस बुरके वाले आदमी ने कहा, तो ठीक है, इस बच्चे को जन्म देते ही तुम मुझे दे देना। मैं इसे किडनैप कर लूंगा और फिर सब कुछ इस बच्चे के किडनैप करने के बाद मनीष से मांग लूंगा और जैसे ही सब मेरे पास हो जाएगा तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा और फिर हम दोनों शादी करके कहीं और जाकर रहेंगे जहां मनीष हम दोनों के बारे में पता भी ना लगा पाए। मनीष ने जब वीडियो देखा तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। जिस रितिका को वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, वह रितिका सिर्फ उसके पास दौलत और उसके पैसे के लिए आई थी। वह उसे हर पल मारना चाहती थी, उसके बच्चे को मारना चाहती थी और मनीष को इस बात की भनक भी नहीं लगी। वीडियो देखने के बाद गीता ने बताया कि जब मैं बाहर बैठी थी और तुम दवाइयां लेने चले गए तो वही बुरके वाला डॉक्टर बनकर जो आदमी हमारे घर आता था, तो वह आकर हॉस्पिटल के आसपास घूम रहा था। वह बच्चा चुराने आया था। मैं उसे देखते ही पहचान गई, इसीलिए जब नर्स बच्चे को लेकर बाहर आई तो मैंने बच्चे को ले लिया और वहां से फरार हो गई। वह मेरा पीछा भी किया कि बच्चे को छुड़ा ले, लेकिन मैं उसे धोखा देकर उसके चंगुल से भागकर यहाँ आ गई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी चाची के आगे किसी की दाल गलने वाली नहीं है। और आज तुम्हारा बच्चा यहाँ सुरक्षित है। लो अपनी अमानत, अब तुम्हें जो करना है करो। मनीष ने कहा, एक एहसान मेरे ऊपर और कर दो गीता, बच्चे को अभी अपने पास सुरक्षित रखो और यह रिकॉर्डिंग, यह जो तुमने वीडियो बनाया है, यह मेरी मोबाइल में भेज दो। गीता ने तुरंत वह वीडियो मनीष के मोबाइल में भेज दिया। मनीष हॉस्पिटल पहुंच गया। रितिका अभी भी गुस्से से मनीष का इंतजार कर रही थी। मनीष रितिका के पास जाकर कहता है कि तुम इतने बड़ी धोखेबाज हो, मुझे आज पता चला। वह मोबाइल में से रिकॉर्डिंग रितिका को सुनाने लगा। वह रिकॉर्डिंग वहां पर मौजूद डॉक्टर और नर्स ने भी सुन लिया कि रितिका किस तरह से बच्चे को मारने की प्लानिंग कर रही थी और मनीष की सारी दौलत लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाने की। आज मनीष को रितिका के ऊपर नफरत हो रही थी और अपनी गलती का पछतावा भी हो रहा था कि इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया, इस पर भरोसा किया। उसने रितिका को बहुत भला बुरा कहा और बोला, आज के बाद मेरी जिंदगी में तेरा कोई हक नहीं। अब तू मेरे घर इस हॉस्पिटल से नहीं जाएगी, अब तू जाएगी जेल। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और सारी रिकॉर्डिंग दिखा दी। रितिका भी कहने लगी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, बच्चा अभी छोटा है, उसे माँ की जरूरत है। तो मनीष ने कहा, तुम कितना भी कोर्ट कचहरी कर लो, तुम बच्चे को मारने की प्लानिंग कर रही थी, इसीलिए तुम्हें बच्चे की कस्टडी कहीं से भी नहीं मिल सकती। रितिका अब रोती रह गई, गुस्सा दिखाती रह गई, लेकिन मनीष पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा और वापस गीता के घर पहुंच गया, जहां गीता बच्चे का अच्छी तरह से ध्यान रख रही थी। मनीष ने बच्चे को उठाया और गीता का हाथ पकड़ा, फिर कहने लगा, गीता, मैंने तुम्हारे साथ बहुत भला बुरा किया है, क्या तुम मुझे और इस बच्चे को अपनाना चाहोगी? क्या तुम मेरी गलतियों को माफ कर पाओगी? गीता ने कहा, मैंने कभी तुम्हारी बातों का बुरा ही नहीं माना मनीष, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। फिर मनीष ने बच्चे को गीता के हाथ में देते हुए कहा, आज से तुम्ही इसकी माँ हो, संभालो अपने बच्चे की जिम्मेदारी। मनीष
गीता और अपने बच्चे को लेकर घर आ गया। गीता पूरे मन से बच्चे, मनीष और अपनी सास की सेवा करने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी कैसे लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते ऐसी एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।